मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने घरों में कोविड-19 से सुरक्षित होंगे और ईश्वर से आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में सहायता करने वाले स्रोतों का महा एपिसोड भाग 1 लेकर आया हूं, ताकि आप सभी अपनी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें। तो आइए अपने एपिसोड की शुरुआत करते हैं। आइए हम आज की कक्षा की ओर बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत निम्न हैं। हमारे पास 4 जो है आंसर्स हैं। तो पुरातत्व, साहित्य, विदेशी वृत्तांत या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर है उपरोक्त सभी। कि जो हमारी इंडियन हिस्ट्री है उसको जानने में पुरातत्व भी हमारी बहुत मदद करते हैं, उसके साथ में साहित्य भी हमारी मदद करते हैं, और तीसरा हमारे पास जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है विदेशी वृत्तांत। पुरातत्व का मतलब है यहाँ पर जो प्राचीन वस्तुएं मानव ने उपयोग की है। क्या की है? मानव ने उपयोग की है, उनको हम क्या कहते हैं? पुरा वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा घरों के अंदर हम तरह तरह के जो है वस्तुएं इस्तेमाल करते हैं, मूर्तियां इस्तेमाल करते हैं, धातुएं इस्तेमाल करते हैं, मुद्राएं इस्तेमाल करते हैं, पत्थर इस्तेमाल करते हैं, वो सारे के सारे। सेकंड हमारे पास आ जाता है साहित्य। साहित्य का मतलब जो इंसानों ने लिखा है वो भी मदद करता है, कि जैसे कि राजाओं के दरबार में कवि होते थे, वो उनकी रचनाएं लिखते थे। इसके अलावा विदेशी वृत्तांत यानी कि भारत के अंदर यूनानी, चीनी और अरबी, ये जो लेखक हैं ये भारत के अंदर समय समय पर आए और इन्होंने भारत के बारे में जो है बहुत कुछ हमें बताया। तो हमारा आंसर जो सही है वो है उपरोक्त सभी। उसके बाद सेकंड प्रश्न पे हम पहुंच रहे हैं। सेकंड जो हमारा प्रश्न है वो है, इतिहासकार प्राचीन भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटते हैं? तो 1 में, 2 में या 3 में या 4 में? तो हमारा आंसर है यहाँ पर 3। 3 प्रकार का इतिहास है हमारे पास। एक वो इतिहास जिसका हमारे पास लिखित में विवरण नहीं है, दूसरा वो इतिहास जिसका हमारे पास लिखित विवरण तो है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पा रहे, और तीसरा हमारे पास वो जिसका हमारे पास लिखित विवरण भी है और जिसे हम पढ़ भी पा रहे हैं। तो 3 भागों के अंदर हम जो है भारतीय इतिहास का बंटवारा करते हैं और उसके बाद में उसे जानने का प्रयत्न करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो थर्ड जो क्वेश्चन आ रहा है, इतिहास का वो काल क्या कहलाता है जिसका कोई लिखित साधन उपलब्ध ना हो, यानी कि जिसके लिए हमारे पास कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं है लिखित में, तो उस इतिहास को हम बोलते हैं, हमारे पास 4 ऑप्शन है, प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं, या आद्य इतिहास बोलते हैं, या ऐतिहासिक बोलते हैं। तो हमारा आंसर आएगा यहां पर प्रागैतिहासिक काल। यानी कि इतिहास का ये वो कालखंड है जिसका हमारे पास कोई भी विवरण नहीं होता, जिसका हमारे पास कोई भी विवरण उपलब्ध नहीं होता है, उसको हम भारतीय इतिहास का क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हमारा फोर्थ जो क्वेश्चन है वो है, इतिहास का वह काल, इतिहास का वो काल जिसका लिखित साक्ष्य हो पर उसके अर्थ को समझना क्या हो जाए? कठिन हो जाए। यानी कि हमारे पास लिखित साक्ष्य तो मौजूद है लेकिन हम उसके गूढ़ रहस्य को पढ़ नहीं पाते हैं। जैसे कि वो जो लिपि होती है, क्या होती है? लिपि, जिसके अंदर वो लिखा जाता है, हम उसको क्या नहीं कर पाते हैं? समझ नहीं पाते हैं। लिखा हुआ तो है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं कि 1837 से पहले एक लिपि आती थी ब्रह्मी, उसको कोई पढ़ नहीं पाया था, जिसके अंदर जो हमारा राजा अशोक हुआ है उसके अभिलेखों की भाषा थी, वो लिपि थी वो। तो बड़ा मुश्किल हो जाता था हमें ये समझना कि क्या सही है और क्या गलत है। उसके बाद में तो इस प्रकार का जो इतिहास होता है उसको क्या बोला जाता है? आद्य इतिहास बोलते हैं, क्योंकि प्राग इतिहास का हमने पहले ही पढ़ लिया, जिसका हमारे पास लिखित में साक्ष्य मौजूद नहीं होता है।
अब आइए हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इतिहास का वह काल जो लिखित भी हो और समझा भी जा सके क्या कहलाएगा? यानी कि जिसको हमने लिखा हुआ भी है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं, तो उस इतिहास को हम क्या बोलेंगे? तो वो इतिहास हमारा प्रागैतिहासिक भी नहीं हो सकता, आधे ऐतिहासिक भी नहीं हो सकता, तो कौन सा आएगा? ऐतिहासिक आएगा। आपने देखा भी होगा, हम विभिन्न लेखकों की जो है पुस्तकें पढ़ते हैं और इतिहास की जानकारी जुटाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी है, इसके अलावा कल्हण ने राजतरंगिणी लिखी है, इसी तरह से कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है, मैक्यावली ने द प्रिंस लिखा है, प्लेटो ने द रिपब्लिक लिखा है, तो जनरल विल यानी कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत रूसो ने दिया है। तो उन चीज़ों को हम पढ़ करके उस टाइम के इतिहास को क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड। उसके बाद में नेक्स्ट हम पहुंच रहे हैं यहाँ पर कि भारतीय इतिहास जो इंडियन हिस्ट्री है उसके अध्ययन के लिए पुरातात्विक सामग्री का महत्व क्यों है? क्या कारण है कि हम मुद्राओं के ऊपर, अभिलेखों के ऊपर, स्मारकों के ऊपर, मूर्तियों के ऊपर या अन्य जो हमें अवशेष मिलते हैं उनका महत्व क्यों है? इंडियन हिस्ट्री का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसका महत्व क्यों है? हमारे पास नीचे आंसर है। ग्रंथों का रचना काल सही ना होना, लेखक का दृष्टिकोण और हेर फेर, या फिर सभी। तो यहाँ पर हम पहले पॉइंट की चर्चा कर रहे हैं कि ग्रंथों का रचना काल जो है, आप देखेंगे महाभारत का कोई किसी टाइम बता रहा है, कोई किसी टाइम बता रहा है, तो उनका जो रचना का काल है वो हमारे पास एग्जैक्ट नहीं है। दूसरी जो चीजें हैं, लेखक का दृष्टिकोण, जब भी लेखक कोई चीज लिखता है तो उसका जो व्यक्तिगत दृष्टिकोण होता है, जो उसकी सोच होती है, वो उसके अंदर इंटर कर जाती है। इसके अलावा हेर फेर भी कर देते हैं। लिखित जो साक्ष्य होते हैं उनको मिटाया जा सकता है, उनके प्रश्नों को जो है रिमूव किया जा सकता है, उनके प्रश्नों को जो है बदला जा सकता है। तो इसलिए क्या आ जाएगा? ये चारों ही आ जाएंगे। उसका कारण मैं बताता हूं। जो पुरातात्विक सामग्री जैसे अभिलेख है वो पत्थरों पर लिखे जाते हैं, तो उनको मिटाया नहीं जा सकता, उनको बदला नहीं जा सकता है। कोई स्मारक बना दिया, जैसे सांची का स्तूप है, अब उसको बदला नहीं जा सकता है। लाल किला है, उसको बदला नहीं जा सकता है। मुद्रा है, मुद्रा के ऊपर कोई भी चीज अंकित कर दी गई है तो उसको बदला नहीं जा सकता। इसलिए पुरातात्विक सामग्री का जो है बहुत ज्यादा क्या होता है? महत्व होता है। अब हम 7 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। भारतीय इतिहास जो इंडियन हिस्ट्री है उसके अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण जो पुरातात्विक सामग्री है वो कौन सी है? इनमें से हमें यह बताना है कि महत्वपूर्ण जो पुरातात्विक सामग्री कौन सी है। तो अभी मैं चर्चा कर चुका था, आप आसानी से इनको बता सकते हैं। अभिलेख व मुद्रा भी है, स्मारक और उनके अवशेष भी हैं, और मूर्तियां और क्या हैं? मोहरें भी हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सभी। ये सभी के सभी इंडियन हिस्ट्री को जानने में हमारी क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर हम जो अभिलेख की बात कर रहे हैं, हमारा जो फर्स्ट जो पॉइंट आ रहा है यहाँ, तो अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं? 1 प्रकार का, 2 का, 3 का या 4 का? तो अभिलेख जो है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। एक तो देसी अभिलेख होता है। कौन सा अभिलेख होता है? देसी अभिलेख होता है। और जो सेकंड जो होता है वो होता है विदेशी अभिलेख। यानी कि देसी अभिलेख तो वो होता है जो भारत के जो राजा रहे हैं हमारे देश के अंदर, उनके लिए जो लिखे गए थे, भारत के अंदर जो लिखे गए थे। और विदेशी अभिलेख वो होते हैं जो भारतीय इतिहास की जानकारी विदेशों के अंदर जो अभिलेख लिखे गए हैं वहाँ पर हमें मिलती है। तो 2 प्रकार के अभिलेखों का अध्ययन जो है हम करते हैं भारतीय इतिहास को जानने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा यहाँ पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय इतिहास को जानने का सबसे जो प्राचीन अभिलेख है वो कौन सा है? कि हमारे पास नीचे 4 अभिलेख दिए गए हैं। बोगसगोई का अभिलेख है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख है, मेहरौली का जो है स्तंभ है, और गिरनार का स्तंभ है। तो हम बात करेंगे यहाँ की सबसे प्राचीन, हमें बताना है इसमें। तो सबसे जो प्राचीन अभिलेख है वो बोगसगोई अभिलेख है। ये 1400 ईसा पूर्व के अंदर लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1400 ईसा पूर्व में। और ये एशिया माइनर में है। मध्य एशिया के अंदर एक जगह है एशिया माइनर, वहां पर इस अभिलेख को जो है लगाया गया है। तो भारतीय इतिहास को जानने का सबसे प्राचीनतम हमारे पास क्या है? स्रोत है ये
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा जाता है कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ रहे हैं हम। जो भारतीय इतिहास है, जो इंडियन जो हिस्ट्री है, उसको जानने में सहायक विदेशी अभिलेख। तो अब तो बहुत आसानी से आप आंसर बता सकते हैं यहाँ पर देख करके कि बोगस गोई, क्योंकि बाकी के जो सारे के सारे नीचे अभिलेख जो आपको दिए गए हैं, राइट आंसर है ये प्रयाग स्तंभ अभिलेख है, मेहरौली का जो स्तंभ है या गिरनार जो स्तंभ है, ये तीनों के तीनों कहाँ पर स्थित है? भारत में स्थित है। जबकि यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा जा रहा था कि जो भारतीय जो इतिहास है उसको जानने के अंदर जो विदेशी जो अभिलेख है वो कौन सा सहायक है, तो कौन सा है? बोगस गोई अभिलेख है। और मैंने अभी आपको बताया था ये कहाँ पर स्थित है? एशिया माइनर के अंदर स्थित है और 1400 ईसा पूर्व जो है इसका निर्माण किया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन यहाँ पर अराइज हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, ईरान व भारत के संबंधों पर प्रकाश डालने वाला अभिलेख कौन सा है? यानी कि वो अभिलेख हमें बताना है जिससे हमें यह पता लगता है कि ईरान और भारत के आपस में संबंध होते थे, भारत और ईरान का आपस में व्यापार होता था, संस्कृतियों का आदान प्रदान होता था, लोग ईरान की यात्रा पर जाते थे, ईरान के लोग भारत की यात्रा पर आते थे, व्यापारी व्यापार करते थे। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, बोगस गोई का अभिलेख, प्रयाग स्तंभ अभिलेख, मेहरौली का स्तंभ अभिलेख और परपोपोलिस और नक्शे रुस्तम का अभिलेख। तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि हमें पता है कि बोगस गोई का अभिलेख है जो विदेशी अभिलेख है जो भारत के बारे में बताता है। तो यहाँ हमारा आंसर आएगा परपोपोलिस नक्शे रुस्तम। बहुत महत्वपूर्ण है ये। ईरान और इराक के जो संबंध है, उनके जो सांस्कृतिक संबंध रहे हैं हमारे ईरानी दरबार से, उन सभी चीजों के बारे में हमें क्या करता है? बताता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कंपेटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ आता है कि जैसे कि मैंने आपसे चर्चा की है यहाँ पर बार बार कि हम यहाँ पर भारतीय इतिहास को जानने वाले स्रोतों का अध्ययन कर रहे हैं। तो जो भी स्रोत है हमें उस टाइम की जो है राजाओं के बारे में, उस समय के साम्राज्य के बारे में, उस समय के राजवंशों के बारे में जो हमें बता रहा है, तो हम यहाँ पुरातत्व जो हमारा जो महत्वपूर्ण जो है एक स्रोत है जिसको हम कभी बदल नहीं पाते हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास आता है, समुद्रगुप्त के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाला अभिलेख है। ये हमारे पास नीचे 4 अभिलेख है। तो अभी तक हम 2 अभिलेखों के बारे में जान चुके हैं, बोगस गोई का अभिलेख और परपोपोलिस व नक्शे रुस्तम। अब हमारे पास 2 बच जाते हैं, प्रयाग स्तंभ और मेहरौली। तो प्रयाग स्तंभ बहुत बार जो है ये प्रश्न पूछा जाता है और प्रयाग स्तंभ को इलाहाबाद प्रशस्ति भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? इलाहाबाद प्रशस्ति। और थोड़ा सा मैं नॉलेज के लिए आपको यहां बता दूं, इसको जो है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि होता था हरिसेन। कौन होता था? हरिसेन। उसने लिखा था। इलाहाबाद जो प्रशस्ति है उसका दरबारी कवि था, उसने जो है समुद्रगुप्त के बारे में इलाहाबाद प्रशस्ति के अंदर लिखा था। और बहुत ही महत्वपूर्ण जो है जानकारी देने वाला हमारे पास ये स्तंभ अभिलेख है। और समुद्रगुप्त जिसे नेपोलियन की संज्ञा भी दी जाती है, कई बार ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो अपने जीवन के अंदर एक भी युद्ध न हारने वाला भारतीय राजा था समुद्रगुप्त। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास यहाँ राइज हो गया है, चंद्रगुप्त के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाला अभिलेख है। अभी हम समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ रहे थे, अब हमें 4 अभिलेख नीचे दिए गए हैं, इनसे हमें ये पता लगाना है कि इसमें से चंद्रगुप्त के बारे में हमें कौन सा अभिलेख जो है बताता है। तो चंद्रगुप्त के बारे में हमारे पास जो अभिलेख बताने वाला आता है वो आता है मेहरौली। और आप सभी ने मेहरौली के लोह स्तंभ के बारे में भी जाना होगा। ये दिल्ली में स्थित है मेहरौली का लोह स्तंभ, और ऐसा लोहा है जिसके ऊपर आज तक जंग नहीं लगा है। इतने सालों से ये बारिश में, धूप में, हर प्रकार के मौसम के अंदर ये खड़ा रहता है, लेकिन आज तक इस लोहे के ऊपर जंग नहीं लगा है। तो ये इस लोहे की बहुत बड़ी क्या है, एक खास बात है। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है हम उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए आप स्क्रीन पर आपके सामने आ गया है, स्कंदगुप्त के बारे में। स्कंदगुप्त जो गुप्त शासक रहा है, स्कंदगुप्त जो है उसके बारे में विस्तृत जानकारी देने वाला अभिलेख है जो हमें स्कंदगुप्त के बारे में बताएगा। तो बोगस गोई का हमने अध्ययन किया, प्रयाग स्तंभ का हमने अध्ययन किया है, मेहरौली का।
अब हमारे पास एक ही ऑप्शन यहाँ पर बचता है और वो है भीतरी स्तंभ अभिलेख। यानी कि जो चंद्रगुप्त है उसके बारे में भीतरी स्तंभ अभिलेख के अंदर स्कंदगुप्त के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। बहुत अधिक जानकारी हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में ये देता है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 15, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है रुद्रादमन, शक शासक। बहुत बार पूछ लिया भी जाता है कि रुद्रादमन के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है। पहले मैं आपको बता दूं, ये एक प्रसिद्ध जो है क्या रहा था, शक शासक रहा था, जिसने भारत के अंदर बहुत लंबे समय तक क्या किया है, शासन किया है। और इस व्यक्ति को एक बहुत ही महान काम के लिए भी जाना जाता है। एक झील का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त ने, सुदर्शन। कौन सी झील का निर्माण करवाया था? सुदर्शन झील का निर्माण करवाने का श्रेय जो है चंद्रगुप्त को जाता है। लेकिन वो झील जब खराब हुई तो उसकी मरम्मत कराने का श्रेय किसको जाता है? रुद्रादमन को जाता है। तो रुद्रादमन के लिए इन 4 अभिलेखों में से हमारे पास एक अभिलेख बचता है, क्योंकि प्रयाग स्तंभ जो है हमें पता लगा अभी कि समुद्रगुप्त के बारे में बताता है, महरौली का लो स्तंभ हमें चंद्रगुप्त के बारे में बताता है, और भीतरी स्तंभ अभिलेख हमें स्कंदगुप्त के बारे में बताता है। तो गिरनार अभिलेख, और कई बार जो है इसको जूनागढ़ में स्थित है, इसलिए इसे जूनागढ़ का अभिलेख भी बोल दिया जाता है। ये कहाँ स्थित है? जूनागढ़ में स्थित है, इसलिए इसको कौन सा अभिलेख बोला जाता है? जूनागढ़। कई बार ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि जूनागढ़ जो अभिलेख है वो किस राजा से संबंधित है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं। तो रुद्रादमन से संबंधित है। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है शासक रहा है पुलकेशन द्वितीय, जिसने हर्षवर्धन को जो है हराया था। पुलकेशन द्वितीय, तो उसके बारे में विस्तृत जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? किसके बारे में बताना हमें? पुलकेशन द्वितीय के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? तो हमारे पास 4 अभिलेख यहाँ पर मौजूद हैं। ऐहोल अभिलेख है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख है, महरौली का स्तंभ अभिलेख है और भीतरी स्तंभ अभिलेख है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऐहोल अभिलेख। और इन्हीं अभिलेखों से हमें पुलकेशन द्वितीय के बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। हर्षवर्धन जो है काफ़ी प्रतापी राजा रहा है, और उसको हराने का श्रेय जो है पुलकेशन द्वितीय को जो है भारत के अंदर जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार ये पूछा जाता है कंपेटिटिव एग्जाम में कि हर्षवर्धन को हराने वाले किसी एक शासक का नाम बताइए, तो पुलकेशन द्वितीय उस राजा का नाम था। अब हम सेकंड जो है क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। दक्षिण भारत का एक बहुत ही प्रतापी राजा रहा है मिहिर भोज, जिसे राजा भोज के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जानते हैं हम इसको? राजा भोज के बारे में भी जानते हैं, और बड़ी कहानियां आती हैं राजा भोज और तेलानी की भी हमने सुनी है। तो उसके बारे में हमें कौन सा अभिलेख बताता है? तो उसके लिए हमारे पास अभिलेख आ जाता है ग्वालियर का अभिलेख, जो है हमें इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी देता है। किसका अभिलेख हमें जानकारी देता है? ग्वालियर का अभिलेख हमें इस चीज़ के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देता है। उसके बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हम उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण जो है राजा का नाम यहाँ पर जो है दिया गया है, हमारे सामने जो है उपस्थित है। नाम है खारवेल। क्या नाम है? खारवेल। खारवेल के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाला अभिलेख। और मैं थोड़ा सा आपको नॉलेज के लिए बता दूं, ये कलिंग का राजा था। किसका राजा था? कलिंग का। और आप सभी को पता है राजा अशोक और कलिंग के राजा के बीच जो है एक भयंकर युद्ध लड़ा गया था, जिसको कलिंग युद्ध के नाम से जाना जाता है। और आजकल जो कलिंग प्रदेश है उसको वर्तमान में हम किसके नाम से जानते हैं? उड़ीसा के नाम से। एट प्रेजेंट में जो हमारे पास कलिंग जो क्षेत्र है वो भारत का वर्तमान जो राज्य है वो कौन सा राज्य है वर्तमान? उड़ीसा। उड़ीसा। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, इसमें से जो आंसर है वो है हाथी गुम्फा अभिलेख। ये जो सारी घटनाएं हमें जो पता लग रही है, ये सारी घटनाएं हमें किससे पता लगती है? हाथी गुम्फा अभिलेख से पता लगती है। खारवेल कलिंग का क्या था? एक राजा था। उसके बाद में नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ रहे हैं। कौन सा अभिलेख, जो अभिलेख है उसके अंदर अशोक का नाम जो है लिखा गया है, यानी कि जिसके अंदर अशोक के नाम के बारे में पता चलता है हमें, राजा जो अशोक है उसके, जो हमारा राजा अशोक हुआ है बड़ा प्रतापी राजा रहा है मौर्य साम्राज्य का। कौन से वंश का था? मौर्य वंश का।
तो मौर्य वंश का बड़ा प्रतापी राजा रहा है अशोक, तो उसके बारे में हमें बताने वाला जो अभिलेख है वो मास्की अभिलेख है, जिसके अंदर स्पष्ट रूप में राजा अशोक का नाम अशोक लिखा गया है। क्या लिखा गया है? अशोक लिखा गया है। और भारत के अंदर जो है सबसे ज़्यादा अभिलेख भी जो है इसी राजा के लिखे गए हैं। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर जो 20 है हम उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको। भारत के अंदर जो सबसे प्राचीन जो अभिलेख है वो किस राजा का है? सबसे जो प्राचीन अभिलेख जो है वो भारत के अंदर जो है वो किस राजा के हैं? तो ध्यान से देखिएगा आप इन क्वेश्चनों को, बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे आप इन क्वेश्चनों को। तो हमारे पास ऑप्शन है चंद्रगुप्त है, अशोक है, स्कंदगुप्त है और समुद्रगुप्त है। हमारे पास 4 ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे जो प्राचीन अभिलेख भारत के अंदर अगर मिलते हैं तो वो किसके मिलते हैं? राजा अशोक के मिलते हैं। किसके मिलते हैं? अशोक। क्योंकि आप इन तीनों को देखेंगे, 1, 2 और 3, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, और ये सारे के सारे गुप्त वंश के शासक हैं। और गुप्त वंश की नींव जो है वो मौर्य वंश से क्या रखी गई थी? बाद में रखी गई थी। गुप्त वंश की नींव मौर्य वंश से क्या रखी गई थी? बाद में रखी गई। तो यहाँ पर एक ही शासक है मौर्य वंश का, वो कौन है? राजा अशोक है। तो हमारे पास जो लेटेस्ट जो हमारा आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? राजा अशोक आ रहा है। और सबसे ज़्यादा जो है अभिलेख एट प्रेजेंट के अंदर पूरे भारत के अंदर अगर आपको मिलेंगे प्रत्येक क्षेत्र के अंदर, तो वो किसके मिलेंगे? राजा अशोक के मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन है हमारा 21 कि अशोक के जो अधिकतर जो अभिलेख हैं, सबसे ज़्यादा जो अभिलेख भारत के अंदर अगर किसी राजा के मिलते हैं तो वो किसके मिलते हैं? राजा अशोक के मिलते हैं। तो किस भाषा में है? उसके जो अधिकतर जो अभिलेख है वो कौन सी भाषा के अंदर लिखे गए हैं? तो हमारे पास ये लिपियां हैं। कई बार ये लिपि के रूप में भी पूछ लेता है कि किस लिपि में लिखे गए हैं, उस भाषा को लिखने का जो ढंग है। तो खरोष्टी है हमारे पास, पाली है हमारे पास, ब्रह्मी है और आरामाइक है। तो सबसे ज़्यादा जो अभिलेख है वो किस भाषा में होते थे उस टाइम? ब्रह्मी भाषा में। राजा अशोक के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है जितनी भी अभिलेखों के अंदर, उसके मोस्टली जो अभिलेख है वो किस भाषा में लिखे गए हैं? ब्रह्मी लिपि के अंदर लिखे गए हैं। अभी हम पहुंच रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। अशोक के अभिलेख की ब्रह्मी लिपि को, अशोक ने जो अभिलेख लिखे थे उसकी जो लिपि है ब्रह्मी, उसको किसने पढ़ा सबसे पहले? उसको किसने पढ़ा था? कि कौन व्यक्ति था जिसने उसको सबसे पहले पढ़ने के अंदर सफलता पाई? तो उस व्यक्ति का नाम था यहाँ पर जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप। हेरोडोटस इसको इतिहास का पिता बोला जाता है। इतिहास का क्या बोला जाता है? जनक बोला जाता है। कनिगम ये भारतीय पुरातात्विक जो विभाग था उसके डायरेक्टर रहे हैं, पुरातात्विक विभाग के डायरेक्टर रहे हैं। मार्शल भी जो है भारतीय पुरातात्विक विभाग के क्या रहे हैं? डायरेक्टर रहे हैं। तो ये तीनों ही व्यक्तियों का इतिहास के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां देने के अंदर क्या जाता है? श्रेय जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर था हमारे पास जेम्स प्रिंसेप। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद हम पहुंच रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23। भूमि अनुदान पत्र। भूमि अनुदान पत्र भारत में पूर्व मध्यकाल का जो काल हम मानते हैं 600 से लेकर के 1200 ईसा पूर्व के बीच में कैसी अर्थव्यवस्था के संकेत देता है? कि जो भूमि अनुदान पत्र है, भूमि अनुदान पत्र का मतलब होता है प्राचीन काल के अंदर राजा जो होता था वो कुछ लोगों को भूमि क्या कर देता था? बांट देता था। भूमि क्या कर देता था? बांट देता था लोगों में। तो उनको जो है तांबे के जो पत्थर होते थे उनके ऊपर लिखा जाता था, खुदवाया जाता था। ये चीज़ हमें कैसे मिल रही है? जो तांबे के जो पत्थर होते थे उनके ऊपर खुदवाया जाता था, और वो पत्थर जब आज हमें मिल रहे हैं तो उससे हमें ये पता लग रहा है कि उस समय के अंदर राजा भूमि का दान देता होगा। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है यहाँ: साम्राज्यवादी, पूंजीवादी, सामंतवादी और मनसबदारी। तो इसका जो राइट आंसर है वो तो है सामंतवादी। क्योंकि अगर हम यूरोप के अंदर जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे? यूरोप में जाएंगे, तो वहाँ भी राजा क्या करता था? प्रशासन को संभालने के लिए, प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए अपने अधीन जितनी भी जमीन आती थी वो क्या करता था? अपने नीचे जो है लोगों को बांट देता था, और उनके बदले में वो लोग उनको कर देते थे और सैनिक मुहैया करवाते थे, और उन लोगों को क्या बोला जाता था? सामंत बोला जाता था। तो भारत के अंदर भी जब इसी प्रकार का भूमि दान का हमें क्या मिलते हैं? प्रमाण मिलते हैं, तो हम स्पष्ट इस बात पर पहुंच पाते हैं
कि भारत के अंदर जो है सामंतवादी जो व्यवस्था है वो मध्यकाल में रही होगी। साम्राज्यवादी का आप सभी को पता है, जब कोई भी देश दूसरे देश के ऊपर अधिकार कर लेता है, उसे अपना उपनिवेश बना लेता है और उसके प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अपने लिए करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? साम्राज्यवादी। पूंजीवादी का भी आप सभी को पता है कि जहां उत्पादन और वितरण के संसाधनों पर निजी व्यक्तियों का हाथ हो, उसे पूंजीवादी कहते हैं। और चौथा हमारे पास आ रहा है यहाँ पर मनसबदारी। तो ये मनसबदारी जो शब्द है, ये मनसब जो शब्द अरबी भाषा का शब्द है। मनसब जो है वो किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ क्या होता है? पदवी धारण करना। क्या धारण करना? पदवी धारण करना। और ये मुगल काल की व्यवस्था है। किस काल की व्यवस्था है? मुगल काल की व्यवस्था है। तो हमारा राइट आंसर आएगा यहाँ पर सामंतवादी व्यवस्था। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। कौन सा स्मारक हमें गुप्तकालीन संस्कृति की जानकारी देता है? स्मारक का मतलब होता है कि जैसे कि आपने देखा होगा, राजा महाराजा मंदिर बना देते थे या महल बना देते थे, किले बना देते थे, तो उनको हम क्या बोलते हैं? स्मारक कहते हैं। किसी की याद में कोई चीज बना देना, उसको भी क्या बोला जाता है? स्मारक बोला जाता है। तो गुप्त काल के अंदर कौन सा स्मारक है जो हमें गुप्तकालीन संस्कृति के बारे में बताता है कि देवगढ़ का है, अजंता की गुफा है, या सांची का स्तूप है, या कार्ले का चैत्य है? तो यहां हमारा जो राइट आंसर है वो है देवगढ़ का मंदिर। बड़ा ही प्रसिद्ध है देवगढ़ का मंदिर, गुप्त काल का बना हुआ और बड़ा ही भव्य मंदिर है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि गुप्त काल का प्रसिद्ध जो है भव्य मंदिर बताइए, तो कौन सा मंदिर है? देवगढ़ का मंदिर है। अजंता और एलोरा की गुफाएं जो हमें महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलती है, तो वो गुप्त काल के अंदर जो है नहीं बनी है। इसके अलावा सांची का जो स्तूप है वो हमें जो है बुद्ध, महात्मा बुद्ध यानी कि बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी देता है। और कार्ले का चैत्य जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, जो है काला पगोड़ा इसको बोला जाता है। और ये कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। कार्ले का चैत्य कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। सांची का जो स्तूप है वो भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। और अजंता की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र के अंदर क्या है? स्थित है। उसके बाद हम नेक्स्ट हमारे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 में कि किस स्मारक से पता चलता है कि भारतीयों ने विदेशों में, कौन सी वो चीज है जिससे हमें ये पता चल जाता है कि विदेशों के अंदर भी भारतीय जो लोग हैं उन्होंने अपने क्या स्थापित किए थे? उपनिवेश स्थापित किए थे। क्या स्थापित किए थे? उपनिवेश स्थापित किए थे। तो प्यारे दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। हमारे पास बोरोबद्दूर मंदिर, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जावा में स्थित है। शिव मंदिर जावा में स्थित है। और अंकोरवाट का मंदिर बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, कंबोडिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। अगर हम देखेंगे तो ये तीनों ही हमें कहाँ दिखाई दे रहे हैं? विदेशों में दिखाई दे रहे हैं। कोई भी जो है स्मारक है वो हमें भारत के अंदर ये नजर नहीं आता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सभी के सभी। क्योंकि जो है जावा, सुमात्रा, कंबोडिया, ये जो द्वीप थे, यहाँ पर जो है भारतीय लोगों ने अपने शासन को क्या किया है? चलाया है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो चारों आ जाएगा। और तीनों कहाँ कहाँ स्थित है उसके बारे में भी मैंने आप सभी को जो है महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर अवेलेबल करवा दी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के अंदर 5वीं सदी ईसा पूर्व में मिला सबसे प्राचीन जो अभिलेख है वो कौन सा है? हमारे पास यहाँ पर 3 अभिलेख हैं और चौथा हमारा ऑप्शन है कोई भी नहीं। तो 5वीं सदी के अंदर जब हमने खुदाई की तो 5वीं सदी ईसा पूर्व का हमें एक अभिलेख मिला है। तो हमारे पास पिपरावा कलश है, मास्की है और जोगगढ़ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पिपरावा कलश, सबसे प्राचीन है। तो ये जो नीचे हमारे पास बच गया मास्की का, हमने पहले बात की, राजा अशोक से संबंधित है। और जोगगढ़ ये कलिंग में स्थित है। ये जोगगढ़ का जो अभिलेख है ये कहाँ स्थित है? ये भी राजा अशोक का है और ये कहाँ पर स्थित है? कलिंग का। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है? पिपरावा कलश, क्योंकि इसमें से कोई नहीं है, ये आंसर हमारे पास हो ही नहीं सकता। उसके बाद में क्योंकि हमारे पास ऊपर ही हमारा आंसर आ गया है और वो हमारा आंसर है पिपरावा का कलश। उसके बाद में नेक्स्ट जो है हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर। मुद्राएं यानी कि अभिलेखों और स्मारकों के बाद हमारा एक और पॉइंट्स आ जाता है पुरातात्विक जो हमारे स्रोत है उसमें। क्योंकि हमने आपसे बात की थी शुरुआत के अंदर कि जो
भारतीय इतिहास को जानने के 3 महत्वपूर्ण हमारे पास स्रोत है, और उसके अंदर हम बात कर रहे हैं पुरातात्विक स्रोत की। और पुरातात्विक स्रोत के अंदर हमारा दूसरा स्रोत यहाँ पर आ गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मुद्राएं। तो मुद्राएं इतिहास की किन महत्वपूर्ण जानकारियों से हमें अवगत कराती है? तो पहला हमारे पास ऑप्शन है काल का निर्धारण, दूसरा है राज्यों की सीमा, और तीसरा हमारा विदेशों से संबंध। तो ये चारों क्वेश्चन नंबर का जो आंसर है इसका वो क्या आ जाएगा? सभी। काल का निर्धारण, क्योंकि जब मुद्राएं होती है उसके ऊपर राजा के शासन का काल लिखा जाता था कि कब से कब तक शासन किया गया, और जिन सीमाओं तक हमें वो मुद्राएं मिल जाती है, जिस जिस जगह पे हमें वो मुद्राएं मिल जाती हैं सेम, तो उससे हमें राज्य की सीमा का पता लग जाता है। और अगर वो मुद्राएं दूसरे देशों के अंदर भी हमें मिल जाती, इसका मतलब उस देश के साथ व्यापारिक संबंध है। जैसे कि हमने यहाँ एक पर्सन आया भी था हमारा पीछे कि परसिपोलिस और नक्शे रुस्तम जो अभिलेख है उससे हमें कैसे पता चलता है कि ईरान और भारत के संबंध है। तो वहाँ मुद्राएं भी गई हैं, उन अभिलेखों में भी लिखा गया है उस व्यापार के बारे में। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 28, ठप्पे मार करके बनाए गए प्राचीन सिक्कों को क्या कहा जाता था? ठप्पे मारकर बनाए गए प्राचीन सिक्कों को कहा जाता था। प्राचीन काल के अंदर जो सिक्के होते थे क्या किया जाता था? उनके ऊपर ठप्पा मारा जाता था, ढाल करके, और उसके ऊपर जो है ठप्पा मारा जाता था, जिसके कारण जो वो थोड़ा सा गीला होता था तो उसके ऊपर जो भी आकृति का ठप्पा लगाया जाता था वो उसके ऊपर उभर जाती थी। तो उसको क्या बोला जाता था? आहत, गिन्नी, टका या दाम। तो इसका आंसर आएगा आहत सिक्के। बाद में इनको जो है पंचमारक सिक्के भी कहा जाने लगा था। कौन से सिक्के कहा जाने लगा था? पंचमारक सिक्के। तो उनको आहत सिक्का बोला जाता था। गिन्नी, टका और दाम ये बाद की जो है भारतीय मुद्राएं हैं। आपने कई बार सुना भी होगा भी आप इतने टके के हो या इतने टका आपने सुना होगा। तो रुपया जब नहीं था तो हमारे पास क्या होता था? टका होता था, गिन्नी होता था, दामी होती थी। भारतीय मुद्राएं हैं जो प्राचीन काल के अंदर इस्तेमाल की जाती थी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर आता है 29, सिक्का लेख वाले सिक्के किन राजाओं ने भारत में चलाए? अब यहां मैं आपको बता देता हूं, सिक्का लेख का मतलब होता है सिक्कों पर लिखना। सिक्का लेख का मतलब क्या होता है? सिक्कों पर लिखना। अभी तो हमने देखा था कि सिक्कों के ऊपर केवल ठप्पा मारा जाता था, लिखा कुछ नहीं जाता था। मूर्ति उसके ऊपर क्या की जाती थी? अंकित की जाती थी, और कुछ भी उसके ऊपर नहीं लिखा जाता था। तो ये जो काम है सिक्कों के ऊपर लिखने का काम, राजा का नाम या राजा की रुचियां या राजा के शासन का काल या रानी का नाम, तो ये सारे के सारे काम जो है भारत के अंदर किसने किए थे? हिंद यूनानी ने। यूनानी जो है, इनके लिए एक और शब्द भी यूज होता है यवन। हिंद यवन शासक भी बोला जाता है यूनानी, जिनको हम अंग्रेजी में ग्रीक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीक बोलते हैं। और ये लोग जो है भारत में आकर के अपने साम्राज्य को जो इन्होंने क्या किया था? स्थापित किया था। उसके बाद में हालांकि जो कुषाण और शक और पारसिक है, ये तीनों भी क्या हैं? विदेशी हैं। इनमें से कोई भी जाति जो है भारत के अंदर नहीं थी। ये मध्य एशिया की बड़ी लड़ाकू जातियां थी जो माल की तलाश में कहां पर आ गई थी? भारत आ गई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर हम पहुंच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा आता है कि किन भारतीय राजाओं का इतिहास, क्वेश्चन नंबर 30 दोबारा देख रहे हैं हम यहां, किन भारतीय राजाओं का इतिहास सिक्कों के आधार पर लिखा गया? यानी कि अभी हम बात कर रहे हैं कि जिनका हमारे पास अभिलेख के अंदर कोई वर्णन नहीं मिलता है या कोई अच्छी जो है पुस्तक हमें उन लोगों के बारे में नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी हमने उन लोगों के इतिहास को लिखा है। तो वो लोग कौन थे? तो ये कुछ यहाँ पर वंश हैं: योद्धेय, मालव और पांचाल के मित्र शासक। और इन तीनों के जो इतिहास है वो हमने किससे लिखे हैं? सिक्कों के आधार पर। जो सिक्कों के अंदर जो है इनकी जो जानकारियां दी गई थी, उन सिक्कों की जानकारियों के आधार पर हमने इनका इतिहास लिखने में सफलता पाई है। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहां पर सभी। उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारे पॉइंट पर आगे बढ़ रहे हैं वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 31, भारत में सोने के सिक्के चलाने का श्रेय जाता है। मतलब वो लोग कौन हैं जिन्होंने भारत के अंदर किसके सिक्के चलाए हैं? सोने के सिक्के चलाए हैं। तो हमारे पास शक है, कुषाण है, हुण है और हिंद यूनानी है। तो भारत के अंदर सोने के सिक्के चलाने का जो श्रेय जाता है वो हिंद यूनानी शासकों को जाता है। इससे पहले भारत के अंदर सोने के सिक्के नहीं होते थे। किसके होते थे? चांदी का सिक्का मान सकते हैं, तांबे का मान सकते हैं,
यहाँ तक कि लोहे के भी जो है उस टाइम में सिक्के भारत में चलते थे। और उसके बाद में शक, कुषाण और हुण, ये बाद की जो है जातियां हैं जिन्होंने भारत के अंदर जो है साम्राज्य क्या किया था, स्थापित किया था। और हमने पीछे एक शक शासक रुद्रदमन के बारे में भी यहाँ पर पढ़ा है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारे पास नया आ जाता है यहाँ 32। किस साम्राज्य के पतन के बाद इतिहास जानने में मुद्रा जो है वो कम सहायक रही है? हम यहाँ ये जानना चाहते हैं कि जो मुद्रा की जो हम सहायता ले रहे हैं, किसकी सहायता ले रहे हैं हम? मुद्रा की। इतिहास को जानने के लिए जैसे कि योद्धेय का हमने जाना, मालव का हमने जाना, तो वो कौन सा साम्राज्य था जिसकी खत्म होने के बाद, समाप्ति के बाद? तो यहाँ हमारा आंसर आएगा भारत का बहुत ही अच्छा और बहुत ही मजबूत साम्राज्य रहा है मौर्य साम्राज्य के बाद गुप्त। क्योंकि सबसे ज़्यादा सिक्के गुप्त काल में मिलते हैं। सिक्के जो है सबसे ज़्यादा किस काल में मिलते हैं? भारत में गुप्त काल में मिलते हैं। और इसी के आधार पर हम ये बता भी देते हैं कि गुप्त काल जो है आर्थिक रूप से क्या रहा होगा? संपन्न रहा होगा। इसीलिए इतने सिक्के जो है, सोने के सिक्के भी बहुत भारी संख्या में मिले हैं। और साम्राज्य का विस्तार भी उन्हीं सिक्कों के आधार पर हमें लगता है कि संपूर्ण भारत के ऊपर जो है गुप्त शासकों ने क्या किया था? शासन किया था। यहाँ तक कि गुप्त शासकों की जो उपाधियां हैं, विक्रमादित्य की उपाधि है, साकारी की जो उपाधि है, शकों को खत्म करने वाला, ये भी हमें जो है उनके सिक्कों से ही मिलती है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 33। उत्तर भारत यानी कि जो स्मारक है कुछ ऐसे उत्तर भारतीय मंदिर निर्माण शैली को कहा जाता है। जो उत्तरी जो भारतीय जो मंदिर है उनको निर्मित करने के लिए जिस शैली का इस्तेमाल किया जाता था उसको क्या कहा जाता था? तो हमारे पास नागर है, द्राविड़ है, वैश्य है और कोई नहीं। तो सबसे पहली जो हमारी जो विशेषता थी उत्तर भारत के मंदिरों की, वो कौन सी शैली की थी? नागर शैली। कौन सी शैली थी? नागर शैली। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पर जब हमारा ध्यान जा रहा है तो अब हम पूछ रहे हैं यहाँ दक्षिण भारतीय मंदिर निर्माण शैली को कहा जाता है। जो दक्षिण भारतीय जो मंदिर निर्माण शैली है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण जो भारतीय निर्माण शैली है उसको हम किसके नाम से जानते हैं? द्राविड़ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? द्राविड़ के नाम से। क्योंकि जो हमारी उत्तर भारत की जो मंदिरों के निर्माण की शैली थी वो क्या थी? नागर थी। और दक्षिण भारत की हमारे पास कौन सी आ जाती है? द्राविड़ आ जाती है। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन आगे राइज हो रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 कि जो नागर व द्राविड़ यानी कि जो दो हमने शैलियां अब तक पढ़ी है, नागर और द्राविड़, उन दोनों के संगम से यानी कि दोनों शैलियों को इकट्ठा करने के बाद, जो मंदिर बना है उसकी शैली क्या है? तो ये दो तो हमारे पास हो ही नहीं सकती, दोनों को मिला के बनाएगी। तो थर्ड आंसर हमारे लिए आ जाएगा वैश्य। कौन सी है? वैश्य। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसका नाम था हड़प्पा। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता, बहुत बार यह प्रश्न भी हमसे पूछा जाता है। और नहीं तो भारतीय लोग जब तक हड़प्पा संस्कृति की हमने खोज नहीं की थी 1921 में, तब तक तो भारतीय जो इतिहास है वो वैदिक काल तक सीमित था। हम ये मानते थे भारत के अंदर जो मानव का जो उदय है वो वैदिक काल में हुआ था। 1000 ईसा पूर्व से जो हमारा ऋग्वैदिक काल समाप्त हो जाता है उस समय से जो है पहले, यानी कि करीबन 1950 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच जो है भारत के अंदर जो है मानव का उदय हुआ। लेकिन जैसे ही 1921 के अंदर हमने एक सभ्यता खोज निकाली हड़प्पा, और भारत का जो इतिहास है वो 4000 वर्ष और पीछे चला गया। कितने हजार वर्ष के लगभग चला गया? 4000 वर्ष पीछे। तो उसी का एक स्थान है हड़प्पा सभ्यता का, मोहनजोदड़ो। कौन सा स्थान है? मोहनजोदड़ो से कितनी मोहरें प्राप्त हुई हमें? 100 मिली है कि 200 मिली है, या फिर हमें 300 मिली है, या फिर हमें 500 मिली है? ये बड़ा आसान सा प्रश्न है हमारे पास। तो 500 मोहरें हमें वहां मिली है। क्या मिली है? जो मुद्राएं होती थी उस टाइम पे क्या होती थी? मुहरें होती थी। 500 मोहरें जो है हमें वहां पर मिली है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 37 आ जाता है हमारे पास यहाँ, भारतीय इतिहास की जो जानकारी देने वाले, जो हमें इंडियन जो हिस्ट्री है उसकी जानकारी देने वाले जो साहित्यिक स्रोत। अभी तक तो हम पढ़ रहे थे पुरातात्विक स्रोत के बारे में। हमारे पास तीन मतलब जो है
तत्व हैं। कौन कौन से हैं? पहला पुरातत्व, दूसरा हमारे पास क्या आया था? साहित्य, और थर्ड हमारे पास क्या आया था? विदेशी वृत्तांत। कौन से वृत्तांत आए थे? विदेशी वृत्तांत आए थे। ये तीन वो स्रोत हैं हमारे पास। उन तीन में से अब हम सेकंड यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं? सेकंड यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं कि भारतीय इतिहास की जानकारी देने वाले साहित्यिक स्रोतों को कितने भागों में बांटा जाता है। बड़ा आसान सा प्रश्न है और इसका आंसर आएगा 2। कितना आएगा इसका आंसर? 2। मैं बता देता हूं थोड़ा। फॉर एग्जाम्पल, एक साहित्य होता है लौकिक, और जो दूसरा साहित्य होता है वो होता है धार्मिक। लौकिक में तो आ जाएगा लोगों के द्वारा जो लिखा, तो सारा ही लोगों के द्वारा जाता है। लेकिन भारतीय राजाओं की जानकारी जिस साहित्य में मिलती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर हमें कश्मीर का इतिहास देखना हो तो कल्हण की राजतरंगिणी को हम पढ़ते हैं। अगर हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानना हो, उसके साम्राज्य के बारे में जानना हो, तो हम कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ते हैं। तो इसी प्रकार जो है हर्षवर्धन के बारे में अगर जानना हो तो उसकी नागानंद और प्रियदर्शिका हम पढ़ते हैं। तो बहुत से ऐसे हैं। अगर हमें पृथ्वीराज रासो के बारे से अगर हमें पता लगता है तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में चंद्रबरदाई ने जो लिखी थी। तो 2 प्रकार का होता है। तो वो होता है लौकिक साहित्य जो हमें राजाओं के बारे में बताता है। धार्मिक साहित्य होता है जो हमें किसी धर्म के बारे में बताता है, जैसे कि बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, उनके स्तूपों के बारे में हमें जानकारी दी जाती है। तो उनको हम क्या बोलते हैं? धार्मिक साहित्य बोलते हैं। जैन धर्म के अंदर दीपवंश, महावंश, बौद्ध धर्म के अंदर बहुत से ऐसे ग्रंथ हैं तो जो उनके बारे में हमें क्या देते हैं? जानकारी देते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आ जाता है हमारे पास कि भारतीय इतिहास की जानकारी देने वाले साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं। तो हमारे पास है लौकिक, धार्मिक, तो ये दोनों आ जाएंगे 1 व 2, क्योंकि बौद्ध तो एक धर्म है, हालांकि वो हमें जानकारी देता है, लेकिन जो स्रोत है जिनको हमने 2 भागों में बांटा है तो वो 2 भाग हमारे कौन से आते हैं? लौकिक और धार्मिक, क्योंकि बौद्ध जो है वो किस में शामिल हो जाता है? धार्मिक में ही शामिल हो जाता है। तो हमारे पास 2 प्रकार के जो है स्रोत है, लौकिक और धार्मिक। उसके बाद में नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 39 यहाँ पर आ रहा है कि प्राचीन जो भारतीय इतिहास है धार्मिक साहित्य को कितने भागों में बांटते हैं। जो हमारा जो धार्मिक साहित्य होता है, अब उसके भी 2 कितने रूप हैं, ध्यान करेंगे हम यहाँ पर कि कितने रूपों में उसको बांटा जाता है। तो जो धार्मिक साहित्य है उसके कितने भाग बनाते हैं हम? 3। कितने भाग बनाते हैं हम? 3 बनाते हैं। उसमें क्या आ जाता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे एक तो हमारे पास वेद आ जाते हैं, ये हमारे धार्मिक साहित्य हैं। एक हमारे पास बौद्ध साहित्य आ जाता है, एक हमारे पास जैन साहित्य आ जाता है। ये हमें किसके बारे में बताते हैं? भारतीय इतिहास के बारे में बहुत महत्वपूर्ण और गूढ़ जानकारियां हमें देने का काम करते हैं। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ये 3 भागों में हम बांटते हैं इसको। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 आ जाता है। भारतीय इतिहास को जानने के धार्मिक साहित्य के निम्न भाग हैं। जो धार्मिक जो साहित्य है वो मैंने अभी बता दिया था आपको कि 3 है हमारे पास। तो क्या आ जाएगा? सभी वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। वेद जो हमारे सबसे प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है, जो संस्कृत भाषा में रचे गए हैं। उसके बाद महात्मा बुद्ध ने जो है, जो उस समय की जो क्षेत्रीय भाषा थी, पाली थी, प्राकृत थी, उसके अंदर जो ग्रंथों का निर्माण किया। और उसी टाइम जो है क्षेत्रीय भाषाओं के अंदर जैन धर्म के बारे में भी लिखा गया था, जिसको क्या बोला गया था? जैन साहित्य बोला गया था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 41 पे हम बढ़ रहे हैं। अब हम यहाँ वेदों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। जो वेद हैं हमारे पास, उनकी संख्या कितनी है? बड़ा आसान सा प्रश्न है हमारे पास। वेदों की संख्या जो है कितनी है? तो वेदों की संख्या हमारे पास कितनी है? शाबाश, कौन बताएगा? 4। वेरी गुड। कौन कौन से हैं? सबसे प्राचीन वेद है हमारा ऋग्वेद। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यजुर्वेद। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सामवेद। और नंबर 4 हमारे पास आ जाता है अथर्ववेद। ये 4 महत्वपूर्ण वेद हैं। और जब तक हड़प्पा सभ्यता की खोज नहीं हुई थी, जब तक हमने किस सभ्यता की खोज नहीं कर ली थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज नहीं कर ली थी।
तो वैदिक संस्कृति को हमने अंतिम स्रोत मान लिया था भारतीय हिस्ट्री का, जहां से हम भारतीय इतिहास की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो हमारे पास 4 महत्वपूर्ण जो है वेद हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ राइज होता है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, किस वेद को सबसे प्राचीन माना जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन के अंदर, जो हमारे पास 4 जो वेद थे उसके अंदर सबसे प्राचीन वेद हमारा कौन सा है, ऋग्वेद। और इस समय के काल को क्या बोला जाता है, ऋग्वेद कालीन। इस काल को क्या बोलते हैं, ऋग्वेद कालीन। जो वैदिक जो साहित्य है या जो वैदिक काल है उसके 2 भाग हैं। वैदिक जो काल है उसके कितने भाग हैं, 2 भाग हैं। एक भाग तो कहलाता है ऋग्वेद कालीन, ऋग्वेदिक काल। दूसरा जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, उत्तर वैदिक काल। दूसरा क्या कहलाता है, उत्तर वैदिक काल। ये जो बाद के आपको 3 जो हैं दिखाई दे रहे हैं ग्रंथ वेदों के, ये 3 के 3 उत्तर वैदिक काल में लिखे गए हैं। कब लिखे गए हैं, उत्तर वैदिक काल में। उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 43 पर आगे बढ़ रहे हैं। जो ऋग्वेद है, अब हम ऋग्वेद के बारे में कुछ जानकारी जुटा रहे हैं। इसके अंदर मंडल कितने हैं, जो ऋग्वेद है उसके अंदर जो मंडल है उनकी संख्या कितनी है। उसके बाद में उसमें सूक्त कितने हैं और उसमें ऋचाएं कितनी है। 3 चीजें हमने यहां पर पूछी है कि ऋग्वेद के अंदर कितने मंडल, कितने सूक्त और कितनी ऋचाएं हैं। तो 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,580 क्या हैं, ऋचाएं हैं। 10,580 ऋचाएं हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं आगे। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट जो आ रहा है 44। अब हम पूछ रहे हैं यजुर्वेद के अंदर कितने अध्याय हैं और कितने मंत्र हैं। जो यजुर्वेद है हमारा उसके अंदर कितने जो अध्याय हैं और कितने जो हैं उसके अंदर मंत्र हैं। तो 40 तो अध्याय हैं और 2000 मंत्र है, यानी कि ये हमारा राइट आंसर है। ये हमारा क्या है, राइट आंसर है। 20 अध्याय जो हैं वो अथर्ववेद में है, जबकि यजुर्वेद में अध्यायों की संख्या कितनी है, 40 है। और जबकि नीचे 5 दिया है तो 5 अध्याय ना ऋग्वेद में है, ना अर्थवेद में है, ना सामवेद में है और ना ही किस में है, यजुर्वेद में है। तो हमारा जो फर्स्ट आंसर है इसका 40 और 2000। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हमारे पास आ जाता है सामवेद, कि जो सामवेद जो है जिसे संगीत का वेद भी बोला जाता है। किसका वेद बोला जाता है, संगीत का वेद भी बोला जाता है। और उसके अंदर जो है श्लोक कितने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है कि सामवेद के अंदर जो श्लोकों की संख्या है वो कितनी है। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन 1810। सामवेद के अंदर जो टोटल जो श्लोक हैं उनकी संख्या कितनी है, 1810 हैं। और इसे किसका जनक माना जाता है, संगीत का। सामवेद के अंदर संगीत की ऋचाएं हैं, जो गायन हम करते हैं उस गायन की सारी विधियां हमें कहां से मिलती है, सामवेद से मिलती है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो है ग्रंथ है ज्ञान की दृष्टि से। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास 46 आता है अथर्ववेद। जो हमारा चौथा जो वेद है, कौन सा वेद है, अथर्ववेद में कितने मंडल बताने हैं और उसके मंत्र बताने हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अध्याय तो इसमें कितने हैं, 20। कितने अध्याय बताए हैं मैंने आपको, 20। अब हमारे पास 2 ऑप्शन हो गए, 20 और 5839, 20 और 5850। तो इसका हमारे पास जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 20 और 5839। कि जो अथर्ववेद है उसके अंदर जो 20 मंडल है और 5839 उसके अंदर क्या है, मंत्र हैं। और अथर्ववेद के अंदर जादू टोने और जो अंधविश्वास है उसका इलाज के बारे में जो है बताया गया है। जो भूत प्रेत जो होते हैं उनको कैसे दूर भगाया जा सकता है, और जो बुरी आत्माएं होती है उनसे जो है किस प्रकार छुटकारा पाया जा सकता है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये किसमें दी गई हैं, अथर्ववेद के अंदर दी गई है। उसके बाद में नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 आता है हमारे पास। गायन विधा का मुख्य स्रोत क्या है, अभी बताया था मैंने, शाबाश, बहुत अच्छे से आप इसको बता सकते हैं। अभी हम इस चीज की बात कर रहे थे, गायन विधा का जो प्रमुख स्रोत है वो कौन सा है। तो अभी हमने बात की थी, तो सामवेद जो हमारा वेद है वो हमें किसके बारे में बताता है, गायन के बारे में।
ऋग्वेद जो होता है वो राजनीतिक राज कैसे चलाया जाता है, धार्मिक और आर्थिक स्थिति के बारे में बताता है। इसी तरीके से जो अथर्ववेद मैंने अभी आपको बताया था कि जादू टोनों के बारे में बताता है, और ऋग्वेद के यजुर्वेद जो है वो ऋग्वेद से ही निकला है। इसके अंदर जो है ऋग्वेद की जो है सरल विधियों को, किस प्रकार जो है मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए उसके बारे में बताता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 48, जादू टोनों व औषधियों से जुड़ा हुआ वेद कौन सा है? तो अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, तो कौन सा है? अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है जादू टोनों और औषधियों से जुड़ा हुआ क्या है? वेद है। उसके बाद में नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन हमारा आ जाता है 49, आर्यों की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जानकारी देता है। तो हमारे पास ये 4 वेद हैं, इन 4 वेदों में से कौन सा वेद ऐसा है जो आर्यों की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हमें जानकारी देता है? तो ना तो हमें सामवेद देता है, अभी मैंने बताया संगीत का है। अथर्ववेद नहीं देता, जादू और टोने का है। यजुर्वेद के अंदर जो है, जो हमारा ऋग्वेद है, उसके जो मंत्र है उसका उच्चारण कैसे किया जाता है इसके बारे में वर्णन किया गया है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन यहाँ पर बचता है, वो क्या आ जाएगा? ऋग्वेद। क्या आ जाएगा? ऋग्वेद। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 50 यहाँ पर आ गया है। गायत्री मंत्र बड़ा ही प्रसिद्ध मंत्र है हिंदुओं का, वो किस वेद में है? गायत्री मंत्र जो है वो किस वेद के अंदर है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर है हमारे पास ऋग्वेद। क्या आएगा? इसका आंसर हमारे पास है ऋग्वेद है। ऋग्वेद के अंदर जो है गायत्री मंत्र को जो है लिखा गया है, उसकी रचना की गई है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 51 है, राजा सुदास कौन है? राजा सुदास के साथ 10 राजाओं के संगठन के युद्ध का वर्णन मिलता है कि 10 राजा इकट्ठे होकर के राजा सुदास को हराने के लिए एक युद्ध लड़ते हैं। तो ये बात हमें कहां से पता लगती है? तो ये सारी की सारी रचनाएं भी किसके अंदर की गई है? ऋग्वेद। क्योंकि मैंने आपको बताया था, अभी हमारा प्रश्न था कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जो पता हमें जो है वैदिक काल का लगता है, तो वो खाली किससे लगता है? ऋग्वेद। तो राजाओं के बारे में कहां पर वर्णन मिलता है? हमें ऋग्वेद से मिलता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है यहां पर आ रहा है, वो आता है क्वेश्चन नंबर 52, राजा सुदास के साथ 10 राजाओं के संगठन के युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? कि जिन 10 राजाओं ने राजा के खिलाफ युद्ध लड़ा था, उस युद्ध का नाम क्या था? तो बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध था और बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। इसका क्लू, इसके आंसर जो है उसके इसी प्रश्न में ही छिपा हुआ है। तो क्या आ जाएगा? 10 राजाओं ने इकट्ठे होकर के लड़ा था, तो उसको क्या बोला जाता है? 10 राज युद्ध। हाइडेस्पीसीज का युद्ध जो है वो सिकंदर ने लड़ा था। खानवा और घाघरा का युद्ध जो है वो किसने लड़ा था? बाबर ने लड़ा था, मुगल काल में आकर के। तो बड़े इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन यहाँ पर हमारे कवर हो रहे हैं। बहुत अच्छे स्रोत हैं हमारे पास इंडियन हिस्ट्री को जानने के यहाँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 हमारे पास आता है कि ऋग्वेद, जो ऋग्वेद है ध्यानपूर्वक देखेंगे, उसके मंत्रों का उच्चारण करने वाला मुनि क्या कहलाता है? जो हमारे पास चारों के चारों जो वेद हैं उनको पढ़ने वाला जो व्यक्ति होता था वो अलग ही होता था, जो उस विद्या में क्या होता था? निपुण होता था। तो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले जो ऋषि थे उसको क्या बोला जाता था? होत्र बोला जाता था। क्या बोला जाता था? उसको होत्र बोला जाता था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। परीक्षा जो प्रतियोगिताएं होती है उसमें बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये प्रश्न, या ये पूछ लिया जाता है कि होत्र कौन होता है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला मुनि कहलाता है। जो यजुर्वेद हमारा ग्रंथ है, वेद है हमारा, उसका उच्चारण करने वाला मुनि क्या कहलाता है? अध्युर्व, इसको बोला जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन अराइज होता है वो होता है कि श्यामवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला कौन है? श्यामवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला मुनि क्या कहलाता है? तो वो मुनि क्या कहलाता है? उगदाता। क्या कहलाता है? उगदाता। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये तीनों के तीनों। यजुर्वेद का तो क्या होता है? अध्युर्व। ऋग्वेद का कौन होता है? होत्र। और सामवेद का हमारे पास कौन आ जाता है? उद्गाता। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऋग्वेद की रचना का काल माना जाता है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था भी 2 काल है हमारे पास। जो सेकंड हमारा उत्तर वैदिक काल है वो 1000 ईसा पूर्व से कब तक आता है? 600 ईसा पूर्व तक। तो हमारा प्रश्न का उत्तर यहीं पर स्पष्ट आ जाता है, और वो आ जाता है हमारे पास 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक जो है किसका गठन किया गया था? ऋग्वेद की रचना का काल माना जाता है।
उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम पहुंच रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, ऋग्वेद के अलावा जो 3 हमारे पास वेद है, ऋग्वेद के अलावा 3 वेदों का रचना का जो काल है वो किस समय को माना जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिए ध्यानपूर्वक इसे आप। तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अभी हमारे पास एक प्रश्न अराइज हो गया था, उसका आंसर भी हमने जान लिया था कि ऋग्वेद की रचना का काल है। तो यहाँ पर एक ही प्रश्न बचता है, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। कब होता है? 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच में, क्योंकि 1500 से लेकर के 1000 ईस्वी के बीच, तो ये 3 तो हमारे पास हो ही नहीं सकते हैं। तो एक ही हमारे पास उपलब्ध है यहाँ आंसर, ऋग्वेद के अलावा। और इस काल को क्या बोला जाता है? उत्तर वैदिक काल बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, कौन से मंडल ऋग्वेद में बाद में जोड़े गए? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कंपेटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, प्रतियोगिता जो परीक्षाएं होती हैं, कि कौन से मंडल ऋग्वेद में बाद में जोड़े गए। तो 2 मंडल ऐसे थे जो ऋग्वेद के अंदर बाद के अंदर जोड़े गए थे। इंपॉर्टेंट है, देखिए आप इसमें। तो पहला और 10वां कौन सा आएगा? पहला और 10वां। जो 10 मंडल है उसमें पहला और अंतिम जो अध्याय है वो ऋग्वेद के अंदर जो है बाद में जोड़े गए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 आता है, ऋग्वेद के कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं? यानी कि जो वेद है उनकी जो सरल भाषा थी ताकि लोग आसानी से उसे समझ सके, उसके लिए अन्य जो है ग्रंथों की रचना की गई थी। उन ग्रंथों का नाम क्या था? ब्राह्मण ग्रंथ। क्या बोला गया था? ब्राह्मण ग्रंथ। और जो ऋग्वेद है उसका जो है ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है? हमें इसमें से सर्च करके बताना है। तो ऐतरेय और कौशितिकी, ऐतरेय और कौशितिकी है, क्योंकि जो छंदोग्य और जैमिनीय है ये जो है हमारे यजुर्वेद के हैं, और गोपथ हमारा किसका आता है? आगे जो हमारा अथर्ववेद आ जाता है उसका आ जाता है। तो महत्वपूर्ण है हमारे पास ये। उसके बाद में हम यहाँ पर पहुँच रहे हैं, यहाँ कि जो सामवेद है उसके कौन से ब्राह्मण है? तो हमारे पास बड़ा आसान सा ऑप्शन यहाँ है, छंदोग्य और जैमिनीय। छंदोग्य और जैमिनीय ये हमारे सामवेद के हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अथर्ववेद का भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, और वो कौन सा है? गोपथ है, क्योंकि ऐतरेय और कौशितिकी तो हमारे पास किसके आ जाते हैं? ऋग्वेद के आ जाते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वो क्वेश्चन हमारा आता है 62, यजुर्वेद के कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ है? जो यजुर्वेद है हमारा उसके कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ है? तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो वो कौन है? शतपथ और तैतरीय, क्योंकि ये 3 हमारे पहले ही हो चुके हैं, ऐतरेय और कौशितिकी, छांदोग्य और जैमिनीय और गोपथ। तो शतपथ और तैतरीय ये 2 महत्वपूर्ण ब्राह्मण है, और ये यजुर्वेद के बारे में हमें सरल रूप से क्या करते हैं? जानकारी देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 पर हम आगे बढ़ते हैं। यजुर्वेद के कितने भाग हैं? दो यजुर्वेद हैं, केवल यही एकमात्र ऐसा वेद है जो भागों में है। जो किस में है? भागों में है, और किसी के भी जो है भाग नहीं है। तो इसके जो भाग है वो कितने हैं? 2 हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह ध्यान रखना है हमें। एक का तो कौन सा नाम है? शुक्ल पक्ष, और दूसरे को क्या बोला जाता है? कृष्ण। यानी कि शुक्ल जो है यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अराइज यहां बढ़ रहे हैं। यजुर्वेद के भाग कौन कौन से? अभी मैंने बता दिया था, शुक्ल और कृष्ण, यानी कि क्या आ जाएगा? दोनों, शुक्ल और कृष्ण दोनों ही जो है यजुर्वेद के क्या हैं? भेद हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, उस वेद का नाम बताना है जो पद्य और गद्य, यानी कि जो कविताओं में भी लिखा गया है और जो है गद्य में भी लिखा गया है। तो उसका हमारे पास एक ही ऐसा वेद है। कौन सा वेद है? केवल मात्र एक ही ऐसा वेद है, और वो वेद हमारे पास कौन सा है? यजुर्वेद। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कंपेटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये प्रश्न भी, कि उस वेद का नाम बताइए जो पद्य और गद्य दोनों में लिखा गया है। तो कौन सा है? यजुर्वेद। उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 66 यहाँ पर आ रहा है, ऋग्वेद। ऋग जो वेद है उसका उपवेद, यानी कि जो हमारे 4 वेद हैं उनके चारों के एक एक उपवेद भी है। उन चारों के हमारे पास क्या है? एक एक उपवेद भी है। तो हमारे पास ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद, जिसके अंदर जो है चिकित्सा संबंधी जो है जानकारियां दी गई हैं।
किसके बारे में जानकारियां दी गई है? चिकित्सा संबंधी। जिस आयुर्वेद को हम जानते हैं, आयुर्वेदिक जो औषधियां हमारे पास आती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यजुर्वेद का उपवेद। यजुर्वेद का जो है वो उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद। यानी कि धनुर जो विद्या जो है हमें क्या की जाती थी? सिखाई जाती थी क्षत्रियों को, जो है किस प्रकार जो है समाज के अंदर वो लोग जो है हमारी क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। तो उसको हम किसके अंदर शामिल करते थे? यजुर्वेद में। किसमें शामिल करते थे? यजुर्वेद का जो उपवेद है वो क्या बोला जाता है? धनुर्वेद। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है 68, सामवेद का उपवेद कौन सा है? जो सामवेद है उसका उपवेद कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा, जो गंधर्व यानी कि प्रेम जिसे हम बोला जाता है, तो संगीत जो होता है वो प्रेम का ही एक क्या है? रूप है। तो गंधर्व वेद क्या आ जाएगा? गंधर्व वेद। उसके बाद में नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर पहुंच रहे हैं, अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है? चौथा और अंतिम हमारा जो वेद है उसका जो उपवेद है वो कौन सा है? तो एक ही हमारे पास अब लास्ट में बच जाता है, वो क्या आ जाता है? शिल्प वेद। जो हमें, शिल्प का मतलब होता है स्किल, कौशल, कौशल युक्त करता है हमें। मानव के अंदर क्या होना चाहिए? कौशल होना चाहिए। आपने देखा होगा कोई बढ़ई है, कोई लुहार है, कोई सुनार है, आजकल जो इंजीनियर बने हुए लोग हैं, कोई शिक्षक है, कोई वकील है, तो उन सभी के अंदर अपना अपना एक क्या होता है? कौशल होता है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है, क्वेश्चन नंबर 17, 70, 70, ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग कौन सा है? जो ये वेद हम पढ़ रहे हैं ये ब्राह्मण ग्रंथ भी बोला जाता है इनको। उनका जो अंतिम भाग है उसके बाद जो है आगे उनकी रचना नहीं हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आरण्यक, आरण्यक शब्द जो है अरण्य शब्द से निकला है। अरण्य का मतलब होता है जंगल। यानी कि जो ऋषि मुनि जो है सन्यासी हो जाते थे और जंगलों के अंदर रहते थे और ज्ञान की क्या करते थे? प्राप्ति करते थे, उनको क्या बोला जाता था? आरण्यक बोला जाता था। तो कौन सा है अंतिम भाग? आरण्यक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम पहुंच रहे हैं यहां, आरण्यक की उपलब्ध संख्या। हमारे पास एट प्रेजेंट में जो आरण्यक है उनकी उपलब्ध संख्या कितनी है? 1 है, 2 है, 5 है या 7? तो कितने हैं हमारे पास? केवल 7। कितने हैं? केवल 7 हैं हमारे पास। इससे ज्यादा आरण्यक हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है, अब ऋग्वेद का आरण्यक कौन सा है? ऋग्वेद जो है उसको जो ऋषि मुनियों ने जंगल के बैठ करके, वन के अंदर जा करके बहुत सरल भाषा के अंदर लिखा, जो अंतिम हमारे पास जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो। तो ऋग्वेद का आरण्यक कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारे पास। तो फर्स्ट कौशितिकी और ऐतरेय। क्या आएगा? कौशितिकी और ऐतरेय, क्योंकि आयुर्वेद और धनुर्वेद दोनों ही क्या है? उपवेद है। और तैतरीय हमने किसके बारे में पढ़ा था? यजुर्वेद के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 73 आता है वो आता है कृष्ण यजुर्वेद का आरण्यक। क्योंकि हमने 2 पढ़े थे कि जो यजुर्वेद है उसके 2 भाग है, कृष्ण और शुक्ल। तो यजुर्वेद जो आरण्यक है उसका भाग कौन सा है? तो यहाँ एक ही प्रश्न हमें यहाँ अराइज होता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर वो है तैतरीय, क्योंकि कौशितिकी और ऐतरेय अभी हमने जान लिया कि ऋग्वेद का है, और आयुर्वेद और धनुर्वेद दोनों ही क्या है? उपवेद हैं। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? तैतरीय। क्या आ जाएगा हमारे पास? आंसर है तैतरीय आ जाएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं यहाँ आगे, किस वेद का कोई भी आरण्यक नहीं है? हमें वो वेद बताना है जिसका कोई भी आरण्यक नहीं है। तो यहाँ थोड़ा सा प्रिंटिंग में मिस्टेक है, तो मैं आपको नॉलेज के लिए यहाँ बता देता हूँ कि ये 2 वेद ऐसे हैं जिनका कोई भी आरण्यक नहीं है। दोनों, यहाँ ऑप्शन डालने में थोड़ी सी जो है मिस्टेक हुई है। तो सामवेद और अथर्ववेद दोनों के ही कोई आरण्यक नहीं है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 75 आ जाता है हमारे पास, उपनिषद। उपनिषद का क्या अर्थ है? उपनिषद किसे कहते हैं? तो गुरु के समीप बैठना, या वनवासी को, या वेदों का पूरक, या फिर ज्ञान का प्रतीक। तो उप का मतलब होता है समीप, तो यानी कि पास बैठना। तो किसके पास बैठना? गुरु के पास बैठना। किसके पास बैठना? गुरु के पास बैठ करके जब हम ज्ञान ग्रहण करते हैं, या गुरु जो है अपने शिष्यों को बैठा करके जो ज्ञान देता है, उस ज्ञान को जो लिखा गया था उसे क्या बोला गया था? उपनिषद बोला गया था। वन में जाने वाला वनवासी हो जाता है। तो जो टोटल उपनिषद हैं उनकी संख्या कितनी है? एट प्रेजेंट में हमारे पास उपनिषद जो बताए जाते हैं उनकी संख्या यहाँ पर पूछी गई है कि कितनी है।
तो कितनी है हमारे पास संख्या? 108। उपनिषदों की जो संख्या है वो टोटल हमारे पास कितनी है? 108 है। अब ये बात आ जाती है कि जो हमें वास्तव में हमारे पास कितने हैं। प्रमाणिक का मतलब जो एट प्रेजेंट में हमारे पास है, प्रमाणिक के अंदर उपनिषदों की संख्या कितनी है? कितनी बताएंगे हम यहां पर? प्रमाणिक के अंदर उपनिषदों की संख्या हमारे पास है टोटल 12। कितनी है? 12 है। 12 ही हमारे पास अवेलेबल है। कितने में से? 108 में से। 108 में से हमारे पास उपलब्ध कितने हैं? केवल 12 हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि जो उपनिषद से जानकारी मिलती है, हमें किस चीज की जानकारी मिलती है? उपनिषदों के अंदर क्या लिखा गया है? उपनिषदों के अंदर क्या लिखा गया है? आत्मा या परमात्मा, मोक्ष या फिर पुनर्जन्म। तो तीनों ही जानकारियां, यानी कि सभी, आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे होता है, आत्माएं कितने प्रकार की होती है, मोक्ष यानी कि जन्म मरण से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, और क्या मानव का दोबारा जन्म होता है, इन सभी विषयों के बारे में चर्चा जो है किसमें की गई है? उपनिषदों के अंदर की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास आता है भारतीय जो दर्शन है, जो भारत का जो दर्शन है उसका मूल स्रोत, जो एट प्रेजेंट में इंडियन जो फिलोसफी है वो कहाँ से निकली है, उसका मूल स्रोत हमारे पास क्या है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो उसका आंसर आएगा हमारे पास उपनिषद। एट प्रेजेंट के अंदर जो भारतीय जो दर्शन है उसको दिशा दे रहा है, वो कौन दे रहा है? उपनिषद दे रहा है, क्योंकि ना आरण्यक में है, ना उपवेद में है, और ना ही किसमें है? वेदांग में है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, उपनिषद किस काल की रचना है? उपनिषद को किस काल के अंदर लिखा गया? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न, अगर आपने पीछे के सारे प्रश्नों को ध्यान किया है तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। बहुत ही आसानी से इसका आंसर दिया जा सकता है। तो उपनिषद जो है बहुत बाद में लिखे गए थे, तो उत्तर वैदिक काल में, क्योंकि जब हम वैदिक काल की बात कर रहे हैं तो ऋग्वेद काल के अंदर तो खाली ऋग्वेद लिखा गया था, और गुप्त काल और मौर्य काल तो जो है वेद काल से क्या आता है? बहुत बाद में आता है, और उस समय इस प्रकार का कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा गया था। तो क्या आ जाएगा? उत्तर वैदिक काल। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आता है 81, यानी कि सत्यमेव जयते जो है किस उपनिषद के द्वारा लिखा गया है? सत्यमेव जो जयते है वो किस उपनिषद में लिखा गया है, या किस उपनिषद से लिया गया है? और भारत का राष्ट्रीय वाक्य भी है ये। भारत का कौन सा वाक्य है ये? राष्ट्रीय वाक्य भी इसको बोला जाता है। तो ये कहाँ से लिया गया? जो हमारे उपनिषद है उसके अंदर एक उपनिषद आता है मंडूक उपनिषद। ईश है, केन है, प्रश्न है, ये हमारे क्या है? जो हमारे पास 12 मौजूद है, उनमें से 4 यहाँ पर मैंने लिखे हैं। तो उसमें से मंडूक उपनिषद है, उसके अंदर जो है इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कौन कौन से वेदांग है? वेदों का अंतिम रूप है ये, जहां पर आकर के समाप्ति हो जाती है, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है? वेदांग बोला जाता है। और ये कितने हैं? 6 हैं। वेदांग की संख्या कितनी है? 6 हैं। और ये 6 के 6 मैंने यहाँ लिख दिए हैं। शिक्षा और कल्प, व्याकरण और निरुक्त, छंद और ज्योतिष, यानी कि सभी। इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? सभी आ जाएगा। और ये हमें शिक्षा के बारे में, कल्प के बारे में, व्याकरण के बारे में, निरुक्त के बारे में, छंदों के बारे में और ज्योतिष के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी देते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास 83 आता है, उत्तर वैदिक काल में रीति रिवाजों के वर्णन के लिए किस ग्रंथ की रचना हुई थी? जो रीति रिवाजों के वर्णन किए जाते हैं, धर्म, ग्रह, घर में कैसे रहना चाहिए व्यक्ति को, किस प्रकार के धर्म का पालन करना चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास सूत्रों की रचना हुई थी। और वो सूत्र हमारे पास कितने थे? 2। तो दोनों आ जाएगा, धर्म सूत्र भी था और ग्रह सूत्र भी। इन दोनों की रचना जो है की गई थी उत्तर वैदिक काल के अंदर, जो रस्म और रिवाज जो है समाज के अंदर बनाए गए थे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो प्रश्न अराइज होता है वो होता है सूत्र साहित्य के बाद किन ग्रंथों की रचना हुई? जो अभी हमने सूत्र जो यहाँ पर पढ़े हैं, धर्म और ग्रह। धर्म सूत्र के अंदर धर्म किस प्रकार का पालन करना चाहिए, ग्रह सूत्र के अंदर हमें घर कैसे चलाना चाहिए, इसके बारे में हमारे पास विस्तार पूर्वक क्या है? वर्णन है। तो अब हमें बताना है कि जो सूत्र साहित्य है उसके बाद में किस चीज की रचना हुई थी। तो उसके बाद में ना वेदांग था ना उपनिषद था, तो उत्तर हमारे पास स्पष्ट आ जाएगा यहाँ पर स्मृतियां। लोगों की क्या थी? स्मृतियां थी। सूत्र साहित्य के बाद किन ग्रंथों की रचना हुई थी? तो किसकी रचना हुई थी? स्मृतियों की जो है रचना की गई थी। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है जो स्मृतियां हैं महत्वपूर्ण, हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। मनुस्मृति जो मनु ने लिखी थी, किसने लिखी थी? मनु ने।
और बहुत महत्वपूर्ण है। आज भी मनुस्मृति की चर्चा जो हम करते हैं भारतीय समाज के अंदर, उसके नियमों को आज भी क्या की जाती है, मान्यता दी जाती है। तो उसका जो रचना का काल माना जाता है वो 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक माना जाता है। मनुस्मृति का जो काल है वो 200 ईसा पूर्व से क्या माना जाता है, 200 ईस्वी तक माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो होता है याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य ये भी एक ऋषि हुए हैं। उन्होंने भी अपनी स्मृति का मतलब है याद के आधार पर, जो उनके खुद की जो यादाश्त थी उसके आधार पर, जो ज्ञान वो जानते थे उसके आधार पर उन्होंने जो है रचनाएं लिखी, इसलिए उनको क्या बोला गया था, स्मृति बोला गया था। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। तो इसकी जो रचना का काल है वो है 100 ईस्वी से लेकर के 300 ईस्वी के बीच इसको लिखा गया था। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास जो आती है वो आती है नारद, यानी कि नारद के द्वारा जिस स्मृति की रचना हुई उसको क्या बोला जाता है, नारद स्मृति बोला जाता है। तो इसने भी जो अपने ज्ञान को यहाँ पर लिखा है कि किस प्रकार व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर पालन करना चाहिए, वेदों को कैसे पढ़ना चाहिए, मानव को जो है किस प्रकार के कर्म करने चाहिए, वो कैसे जो है मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, आत्मा और परमात्मा का मिलन हो सकता है। तो उसका जो रचना काल है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है 300 ईस्वी से लेकर के 400 ईस्वी के बीच। कब तक लिखी गई थी नारद स्मृति, 300 ईस्वी से 400 ईस्वी के बीच। नेक्स्ट हमारे पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट पर्सन है इसी प्रकार का, पराशर। ऋषि पराशर ने जो है जिस स्मृति की रचना की है, अब हम उसके बारे में जानेंगे। जो ऋषि पराशर हुए हैं उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण जो है स्मृति की रचना की है। उसका काल है 300 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी के बीच, 300 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी के बीच। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बृहस्पति। आपने बृहस्पति ग्रह के बारे में भी सुना होगा। इस प्रकार बृहस्पति जो है वो ज्ञान का प्रतीक है। बृहस्पति का अर्थ क्या होता है, ज्ञान का प्रतीक होता है बृहस्पति। तो बृहस्पति जो ऋषि हुए हैं उन्होंने एक स्मृति लिखी है जिसका नाम था बृहस्पति स्मृति, और उसकी जो रचना का काल है वो हमें यहाँ बताया जाएगा, और वो है हमारे पास 300 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी के बीच। 300 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी के बीच के अंदर जो है लिखी गई है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है वो आता है कात्यायन ऋषि स्मृति। कात्यायन जो ऋषि हुए हैं बड़े ही प्रभावशाली ऋषि रहे हैं, भारतीय इतिहास में इसको बहुत मान्यताएं मिली हैं। तो उसने भी जो है अपनी स्मृति लिखी है जिसका नाम था कात्यायन स्मृति, और इस स्मृति को लिखा गया था 400 ईस्वी से लेकर के 600 ईस्वी के बीच। बहुत महत्वपूर्ण है, भारतीय इतिहास की जानकारी इसके अंदर जो है मिलती है। कात्यायन ऋषि और उसके साम्राज्य के, उसके समय के जो राजाओं के बारे में, उनका जो साम्राज्य था। अब हमारे पास आ जाता है भारत का एक बहुत बड़ा महाकाव्य महाभारत। महाभारत को क्या बोला जाता है, महाकाव्य बोला जाता है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, 1 लाख श्लोक हैं इसके अंदर। कितने श्लोक हैं इसके अंदर, 1 लाख श्लोक है इसके अंदर। बहुत बड़ा महाकाव्य है भारत का। तो महाकाव्य, इसमें जो श्लोकों की संख्या वो 1 लाख है। और ये किसने लिखी थी महाभारत, वेद व्यास ने। कंठ तो किसके थे, वेद व्यास के, और लिखने का काम किसने किया था, गणेश ने। कंठ से किसके निकली थी महाभारत, वेद व्यास के, और उसको लिखने का काम जो है सौंपा गया था, वो किसको सौंपा गया था, गणेश को सौंपा गया था। और इसको जो है जय संहिता भी कहते हैं। महाभारत का एक और नाम है, वो क्या बोला जाता है, जय संहिता। और इसका जो है अरबी फारसी भाषा में इसका जो अनुवाद हुआ था, कौन सी भाषा में, फारसी में, उसको क्या बोला जाता है, रजमनामा। और रजमनामा का अर्थ होता है युद्धों की पुस्तक। युद्धों की पुस्तक, बड़े इंपॉर्टेंट पर्सन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि महाभारत का दूसरा नाम जय संहिता है, और फारसी के अंदर इसका जो अनुवाद किया गया था तब इसका नाम क्या रखा गया था, रजमनामा। नेक्स्ट हमारे पास पर्सन आ जाता है रामायण। हिंदुओं की बड़ी पवित्र पुस्तक है। उसकी रचना किसने की थी, तो किसने की थी, वाल्मीकि ने की थी। वाल्मीकि जो है प्राचीन काल में रत्नाकर नाम का क्या होता था, डाकू होता था। और क्रोंच पक्षी, किसने उसके हृदय को बदल दिया था, क्रोंच पक्षी। जो एक घायल क्रोंच पक्षी जो है वो किसके ऊपर आकर के गिरा था, एक राजा के तीर से घायल हुआ था और ज़मीन पर आकर के गिरा था। और उस घायल क्रोंच पक्षी की जो चित्कार थी उसने ही जो है वाल्मीकि के हृदय को परिवर्तित कर दिया, और डाकू से क्या बन गया था, सन्यासी बन गया। और उसने रामायण की क्या कर दी थी, रचना कर दी थी। और अंतिम समय में लव और कुश के साथ सीता जो है इसी के ऋषि के आश्रम में क्या करती थी, रहती थी। अब हमारे पास बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत आ जाते हैं पुराण। पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या हमारे पास कितनी है, टोटल 18 है। जैसे कि शिव पुराण है,
नारद पुराण है, विष्णु पुराण है, पद्म पुराण है, मत्स्य पुराण है। तो ये सारे के सारे जो पुराण हैं हमें भारतीय राजवंशों के बारे में बताते हैं। किसके बारे में बताते हैं? भारतीय राजवंशों के बारे में बताते हैं। उसके बाद इसकी रचना का काल पूछा गया है कि पुराणों की जो रचना है उसका काल क्या है, 3री से 4ठी शताब्दी में लिखे गए हैं, या 4ठी से 5वीं में, या 5वीं से 6ठी में, या 6ठी से 7वीं में। तो बहुत ही राइट आंसर है इसका हमारे पास जो आता है वो आता है 3री से 4ठी शताब्दी के अंदर। इनकी जो रचना की गई थी वो कब की गई थी? 3री से लेकर के 4ठी शताब्दी के अंदर जो है इसकी रचना का काल माना जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है वो आता है सबसे प्राचीन जो पुराण है वो किसको माना जाता है? हमारे पास ये 4 पुराण है, शिव, मत्स्य, विष्णु और भागवत। तो सबसे पहले किस पुराण की रचना इस धरती के ऊपर हुई थी वो हमें बताना है। तो वो है हमारे पास मत्स्य पुराण। कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। शिव के बारे में शिव पुराण, विष्णु के बारे में विष्णु पुराण, और कृष्ण के बारे में जो भागवत कथाएं हम करते हैं, भागवत धर्म के बारे में जो हम जानते हैं, उस भागवत धर्म का जो वर्णन किया गया है वो किसमें किया गया है? भागवत पुराण में किया गया है। कौन से पुराण में किया गया है? भागवत पुराण के अंदर किया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास जो प्रश्न स्टार्ट होता है 96 पुराणों में किसका वर्णन मिलता है? जो पुराण है उनके अंदर भारतीय इतिहास की किस जो है अंश का वर्णन हमें मिलता है? तो क्या भारतीय राजवंशों का मिलता है, क्या प्राचीन भारतीय संस्कृति का मिलता है, या फिर कबीलों के संगठन का मिलता है? हमें किसी एक का बताना है इसमें किसका मिलता है। तो अगर रियलिटी में देखा जाए तो सभी का मिलता है। जो कबीले हुए, उसके बाद के अंदर कबीलों के बाद भारत के अंदर जो है जनपद हुए, तो ये सारे उस समय के जो राजवंश हैं उन सभी के बारे में हमें किससे अध्ययन करने को मिलता है? पुराणों से। जो पुराण हमें मिले हैं उन पुराणों से हमें किसकी जानकारी मिलती है? राजवंशों की, प्राचीन भारतीय संस्कृति की और कबीलों के संगठन का। उसके बाद में है पिटक। पिटक किस साहित्य का अंग है? पिटक किस साहित्य का अंग है? तो हमारे पास तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट आ गया यहाँ पर। हमने साहित्य के अंदर देखा था जो धार्मिक साहित्य है उसके 3 भाग थे, ब्राह्मण, बौद्ध और जैन। तो हमारे पास यहाँ पर दूसरा पार्ट यहाँ शुरू हो गया है। तो बौद्ध, पिटक जो है वो किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है वो पिटकों में। पिटक का अर्थ क्या होता है? टोकरी। क्या अर्थ होता है? टोकरी, जिसके अंदर ग्रंथ रखे गए थे, ज्ञान रखने की जो है टोकरी। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास यहाँ प्रश्न आ जाता है, बौद्ध साहित्य के कितने अंग है? बौद्ध साहित्य के कितने अंग है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार ये पूछा जाता है कि बौद्ध साहित्य के कितने अंग है। तो 3 है हमारे पास। कितने हैं हमारे पास? 3 है हमारे पास। एक तो हमारे पास पिटक हो गया, जातक कथाएं हैं जो हमें बौद्ध धर्म के बारे में क्या करती है? बताती है। बहुत महत्वपूर्ण जो है साहित्य के जो है अंग है हमारे पास। तो कितने आ जाते हैं हमारे पास? 3 महत्वपूर्ण अंग है। उसके बाद में हमारे पास जो जातक कथाओं की मैंने जो चर्चा की है, पिटक तो हमारे पास 3 है। कौन कौन से है? सुत पिटक, विनय पिटक, मैं लिख देता हूं यहां पर, सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। अब हम यहां चर्चा कर रहे हैं जातक कथाओं की संख्या कितनी है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जातक कथाओं की जो संख्या है वो कितनी है? 549 है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमें बौद्ध साहित्य के बारे में बड़ी विस्तृत जानकारी जो है ये क्या है? देता है। स्तूप भी हमें बहुत ज़्यादा जानकारियां देती हैं। जो स्तूप हैं बौद्ध धर्म की, हमें जानकारी देने के बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है 100, यानी कि जो अंतिम प्रश्न है हमारा इस भाग का, जो हम एपिसोड यहाँ पर महा एपिसोड शुरू कर रहे हैं, उसका जो है अंतिम जो प्रश्न है, जातक कथाओं में किसका वर्णन है। तो बड़ा आसान सा प्रश्न, आप आसानी से बता सकते हैं कि मैं बार बार अभी आपके सामने एक चर्चा कर रहा था किसकी? बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म की। तो बौद्ध धर्म तो यानी कि महात्मा बुद्ध की जन्म पूर्व की जो है कथाएं हैं इसके अंदर। महात्मा बुद्ध के जन्म लेने से पहले की जो हैं कथाएं हैं 549, वो जातक कथाओं के अंदर जो है शामिल है। और इसी क्वेश्चन के साथ जो है हमारा पहला जो एपिसोड, भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत का जो पहला महा एपिसोड है वो यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। और कंपेटिटिव एग्जाम के अंदर जितने भी क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे जाते हैं, कोई भी क्वेश्चन हमने ऐसा नहीं छोड़ा है जो इसके अंदर ना पूछा गया हो और जो कंपेटिटिव एग्जाम में ना पूछा जाए। तो आप सभी के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। जो बच्चे एसएससी और एचएससी की तैयारी जो यहां पर कर रहे हैं और जिनको बहुत ज़रूरत होती है भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण जो है स्रोत हैं उनकी,
तो उनको ध्यान में रखते हुए मैंने एक ये महा एपिसोड यहाँ पर तैयार किया था और उम्मीद भी करता हूँ कि आप सभी को ये बहुत पसंद आया होगा। तो अगर आपने इसको बहुत पसंद किया हो तो जो है मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें और कमेंट सेक्शन के अंदर चाहे आपको अच्छा लगा है तो भी कमेंट ज़रूर दें। अगर आपकी कोई क्यूरियोसिटी और रहती है तो भी वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखें और लाइक और डिसलाइक ज़रूर करें। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, अगर नहीं आया तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं और जल्द ही हम भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत का एक महा एपिसोड भाग नंबर 2 लेकर के आएंगे और उसके लिए आप जो है मेरे YouTube चैनल को जो है सब्सक्राइब करें ताकि जिस दिन भी इस एपिसोड को रिलीज किया जाए सबसे पहले आप तक वो एपिसोड पहुंचे। एक बार फिर जो है मैं इस कोविड की महामारी के अंदर आप सभी के उज्जवल भविष्य की जो है कामना करता हूं और चाहता हूं कि आप अपनी सफलता को जल्द ही जो है अपनी मंजिल के ऊपर जा करके उसे कंप्लीट करें। थैंक यू, धन्यवाद।